नमस्कार दोस्तों, प्रयास ऑनलाइन क्लासेज की इस निःशुल्क परिचर्चा में आपका पुनः स्वागत है। आपने फिजिकल ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण टॉपिक चट्टानों में पिछली वीडियो में आग्नेय चट्टान के ऊपर चर्चा की थी। आज अपन उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अवसादी व कायांतरित चट्टानों के ऊपर चर्चा करेंगे। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जब पृथ्वी द्रव रूप से ठोस रूप में परिवर्तित हुई तो पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ था? आग्नेय चट्टानों का। तो पृथ्वी पर बनने वाली सबसे पहली चट्टानें कौन सी हैं? आग्नेय चट्टान है। इसी कारण इन आग्नेय चट्टानों को अपने प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। कौन सी चट्टानें? प्राथमिक चट्टानें। दूसरी बात, अपनी अन्य जो चट्टानें हैं, चाहे वो अवसादी चट्टान हो और चाहे वो कायांतरित चट्टानें हो, उन चट्टानों का निर्माण अपने मूलतः आग्नेय चट्टानों से हुआ है। इस कारण इन चट्टानों को ही अपन क्या कहते हैं? मौलिक चट्टान, अर्थात ये मूल चट्टानें हैं। इन्हीं वजह से अवसादी या अन्य चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो पिछली वीडियो में अपन इस आग्नेय चट्टानों के ऊपर चर्चा कर चुके थे कि आग्नेय चट्टानें कैसे बनती हैं, इनका क्लासिफिकेशन कैसा है, यानी कि इनका वर्गीकरण अपन ने 3 बेस पे पढ़ा था। एक तो इसका वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रासायनिक संगठन के आधार पर और तीसरा कणों के आकार के आधार पर। आपने उसमें पढ़ा था कि आग्नेय चट्टान यानी चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। पहली आग्नेय चट्टान, दूसरी अवसादी चट्टान और तीसरी अपनी कायांतरित चट्टान। तो सबसे पहले बनने वाली चट्टान है वो चट्टान कौन सी है? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टानों के बनने के बाद जब इन आग्नेय चट्टानों पर अपर्दन व अपक्षय की क्रिया, अपक्षय व अपर्दन की क्रिया जब लंबे समय तक इन आग्नेय या मौलिक चट्टानों के ऊपर चलती है तो उससे ये चट्टानें धीरे धीरे टूटने लग जाती हैं और इन चट्टानों के ये विखंडित पदार्थ अपनी गतिशील शक्तियों के द्वारा, किसके द्वारा? गतिशील शक्तियाँ। ये गतिशील शक्तियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं। ये गतिशील शक्तियाँ पवन भी हो सकती है, नदी भी हो सकती है, हिमनद भी हो सकती है, समुद्री लहरें भी हो सकती हैं, या फिर अपन कह सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन के द्वारा या फिर कोई जैविक क्रिया के द्वारा अपने ये विखंडित चट्टानी चूर्ण अपने दूसरे स्थानों पर धीरे धीरे जमा होने शुरू हो जाते हैं। जब ये सेंडिमेंटल पदार्थ या अपने विखंडित चूर्ण या जिनको अपन अवसाद कहते हैं, यह अवसाद जब किसी दूसरे स्थान पर धीरे धीरे परतों के रूप में जमा होने शुरू हो जाते हैं, तब वहाँ पर जो चट्टान बनती है वो चट्टान क्या कहलाती है? अवसादी चट्टान कहलाती है। तो आज के इस वीडियो में अपन अवसादी व कायांतरित चट्टानों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि अवसादी चट्टानों का निर्माण आग्नेय चट्टानों से ही होता है। जब आग्नेय चट्टानों पर अपक्षय और अपर्दन की क्रिया होती है तो उस स्थिति में ये विखंडित चूर्ण धीरे धीरे दूसरे स्थानों पर जाकर परतों के रूप में जमा हो जाते हैं। इन विखंडित चूर्णों को अपन क्या कहते हैं? अवसाद, सेंटिमेंटल पदार्थ कहते हैं। तो ये अवसाद दूसरे स्थानों पर जाकर धीरे धीरे परतों के रूप में जमा हो जाते हैं और उनसे जो चट्टान बनती है या उनके संगठन से जो चट्टान बनती है वो क्या कहलाती है? अवसादी चट्टान कहलाती है। तो अवसादों से चट्टान बनने के कारण या अवसादों के जमाव से बनने के कारण इस चट्टान को अपन क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान कहते हैं। ये अवसाद एक साथ में जमा नहीं होते, लंबे समय तक कई परतों के रूप में धीरे धीरे जमा होते हैं। इसी कारण इस अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परतदार चट्टान। तीसरी बात, अपने ये जो अवसाद हैं या विखंडित चूर्ण हैं, ये आग्नेय चट्टानों से टूटकर प्राप्त होते हैं। तो ये मूल कण नहीं है, अर्थात ये मूल चट्टान नहीं है। इस चट्टान का निर्माण आग्नेय चट्टानों से होता है। इस कारण इस अवसादी चट्टान को द्वितीयक या गौण चट्टान भी कहा जाता है। द्वितीयक या गौण चट्टान, जबकि प्राथमिक या मौलिक चट्टान किसको कहते हैं? आग्नेय चट्टान को कहते हैं। अब अपन इस अवसादी चट्टान की
विशेषताओं के ऊपर चर्चा करते हैं कि अवसादी चट्टान कैसी होती है, इसकी क्या क्या विशेषता होती है। तो आप इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हो। अभी मैंने आपको बताया कि अवसादी चट्टान का निर्माण विखंडित चूर्ण अर्थात अवसादों के कारण होता है, इसी वजह से इसको अपन क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान। तो ये विखंडित चूर्ण या अवसाद अपने किसी दूसरे स्थान पर एक साथ जमा न होकर लंबे समय तक धीरे धीरे परतों के रूप में जमा होते हैं। इस कारण अपन को अवसादी चट्टानों में सबसे पहली बात क्या देखने को मिलेंगी, परतें देखने को मिलेंगी। अर्थात अवसादी चट्टानों में क्या पाई जाती हैं, परतें पाई जाती हैं। दूसरी बात, जब इन चट्टानों का निर्माण विभिन्न समय में या अलग अलग समय में परतों के रूप में होगा तो इन अवसादों के बीच बीच में छिद्र रह जाएंगे। इस कारण अपन कहते हैं कि अवसादी चट्टानों में क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। या आप कह सकते हो कि इन चट्टानों में जोड़ या संधियां होती हैं। जबकि आपने पढ़ा था कि आगन्य जो चट्टान होती हैं उसमें किसी प्रकार के छिद्र नहीं होते, किसी प्रकार के जोड़ नहीं होते या संधियां नहीं होती, केवल अपन को जोड़ या संधि का आभास होता है, जबकि आगन्य चट्टानों में जोड़ या संधियां नहीं पाई जाती। जबकि अवसादी जो चट्टान हैं, इन अवसादी चट्टानों का निर्माण अलग अलग समय में परतों के रूप में होने के कारण, अब परतों के रूप में होगा तो सभी पदार्थ एक जैसे नहीं होंगे, सभी पदार्थों का अपने गलनांक हिमांक बिंदु सब अलग होता है, तो सारे पदार्थों की केमिकल स्थिति है वो अलग होती है। इस कारण जब ये पदार्थ धीरे धीरे परतों के रूप में जमा होते हैं तो इनमें बीच बीच में जोड़ या संधि रह जाती है। आप यहाँ पर इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हो, ये अपनी अवसादी चट्टान है। इस अवसादी चट्टान में नीचे देखो, यहाँ पर इस भाग के ऊपर अलग प्रकार की परत आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर अलग परत है, फिर यहाँ पर अलग परत है, फिर यहाँ पर अलग परत है। तो धीरे धीरे ये अवसाद जो जो यहाँ पर जमा होते गए और इन अवसादों के ऊपर धीरे धीरे जब दबाव बना तो एक गहन संगठन से यहाँ पर ये कठोर चट्टान बन गई और इस कठोर चट्टान को अपन क्या करने लगे, अवसादी चट्टान। फिर तीसरी बात, जब इन अवसादी चट्टानों में छिद्र होंगे, जोड़ होंगी, संधियां होंगी तो सीधी सी बात है कि इन छिद्र जोड़ या संधियों से पानी का प्रवेश भी आसानी से हो सकता है। और अगर इसमें जल का प्रवेश आसानी से होगा तो उस स्थिति में इन अवसादी चट्टानों पर रासायनिक अपक्षय भी देखने को मिलता है। कौन सा अपक्षय, रासायनिक अपक्षय। जबकि आपने पहले पढ़ा था कि आगन्य चट्टानों में रासायनिक अपक्षय का प्रभाव नहीं होता, वहाँ पर अपन केवल भौतिक या जैविक अपक्षयों का प्रभाव देख सकते हैं, क्योंकि आगन्य चट्टानों में जल का आसानी से प्रवेश नहीं होता। अवसादी चट्टानों में छिद्र, जोड़ या संधियां होने के कारण जल आसानी से प्रवेश कर जाता है। इस कारण अपने यहाँ पर अपन को केमिकल रिएक्शन या केमिकल वेदरिंग या रासायनिक अपक्षय की स्थिति भी देखने को मिलती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि वह चट्टान जिसमें रासायनिक, भौतिक और जैविक यानी तीनों प्रकार के अपक्षय का प्रभाव पड़ता है वो चट्टान कौन सी होती है, अवसादी चट्टान होती है। इसकी चौथी विशेषताओं की अपन बात करें तो यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि इसमें कई परतें आपको दिखाई दे रही हैं। इन परतों का निर्माण अलग अलग समय में होता है। इस कारण अपन इन अवसादी चट्टानों को आसानी से खुरेच सकते हैं या इनको यहाँ से हटा सकते हैं, क्योंकि ये अवसादी चट्टानें आगन्य चट्टानों की अपेक्षा कमजोर एवं मुलायम होती हैं। तो इसकी चौथी विशेषता होगी कि ये चट्टान आगन्य चट्टानों की अपेक्षा कमजोर एवं कैसी होती हैं, मुलायम होती है। कमजोर एवं मुलायम होने के कारण ही इन चट्टानों को आसानी से खुरचा जा सकता है। इन चट्टानों को आसानी से खुरचा जा सकता है, जबकि आगन्य चट्टानों को अपन आसानी से तोड़ नहीं सकते, क्योंकि आगन्य चट्टानें काफ़ी ज़्यादा कठोर होती हैं, जबकि ये चट्टान अपने आगन्य चट्टानों की अपेक्षा कैसी होती हैं, कमज़ोर व मुलायम। इसलिए इनको अपन आगन्य चट्टानों की अपेक्षा कम श्रम से ही तोड़ सकते हैं। फिर जब अपन इनकी नेक्स्ट विशेषताओं की बात करें, जो सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता है, आपने पढ़ा था कि आगन्य चट्टानों का निर्माण लावा या मैग्मा के ठंडा होने से होता है। जब लावा या मैग्मा ठंडा होकर ठोस रूप प्राप्त कर लेता है तो किसका निर्माण होता है, आगन्य चट्टान।
और पृथ्वी पर आग्नेय चट्टानों का निर्माण उस समय से शुरू हो गया था जब पृथ्वी पर किसी प्रकार के कोई जीवा अवशेष नहीं थे। जबकि अवसादी चट्टानों की बात करें तो अवसादी चट्टानें आग्नेय चट्टानों के बनने के बाद बनी है। तो आग्नेय चट्टानें जब धरातल पर डेवलप हो गई थी तो उसके बाद धीरे धीरे अपने इन आग्नेय चट्टानों पर जीवों का अस्तित्व आया, वनस्पति का अस्तित्व आया। तो जब ये विखंडित चूर्ण, आग्नेय चट्टानों के विखंडित चूर्ण जब दूसरे स्थानों पर जाकर जमा होते हैं तो जहाँ पर ये जमा हो रहे हैं वहाँ पर छोटे छोटे जीव जंतु भी होते हैं, वनस्पतियाँ भी होती हैं, उनके ऊपर जाकर ये चट्टानी चूर्ण धीरे धीरे वहाँ पर क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर परतों के बीच में आपको जीवा अवशेष या जीवाश्म देखने को मिलते हैं, या जीवाश्म देखने को मिलते हैं, या जीवाश्म में पाए जाते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसी कौन सी चट्टान है जिसमें जीवाश्म या जीवा अवशेष पाए जाते हैं, तो जीवाश्म या जीवा अवशेष कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी या परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। फिर अपन इनकी नेक्स्ट विशेषताओं की बात करें तो ये जो अवसादी चट्टान है, इन अवसादी चट्टानों में या इन अवसादी चट्टानों के बनावट की स्थिति अगर स्पष्ट की जाए तो अवसादी चट्टानों का निर्माण 3 प्रकार से हो सकता है। वो 3 प्रकार से कौन से हैं? इन अवसादी चट्टानों का निर्माण भौतिक या यांत्रिक शक्तियों के द्वारा हो सकता है, या फिर रासायनिक क्रियाओं के द्वारा हो सकता है, या फिर जैविक क्रियाओं के द्वारा भी हो सकता है। अब हम बात करें सबसे पहले भौतिक प्रक्रमों की। भौतिक या यांत्रिक क्रियाएं कौन सी हैं जिनकी वजह से आग्नेय चट्टानों का अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है? तो यहाँ पर भौतिक प्रक्रमों में या यांत्रिक शक्तियों में आप देख सकते हो कि अपने जो डायनामिक पावर है, चाहे वो नदी हो, यहाँ पर भौतिक प्रक्रमों की बात करें तो यहाँ पर भौतिक प्रक्रमों में नदियाँ हो सकती हैं, पवन हो सकती हैं, हिमनद हो सकती हैं, हिमनद या समुद्री लहरें हो सकती हैं। तो इन सब के द्वारा जिन अवसादी चट्टानों का निर्माण किया जाता है, आपने देखा होगा कि जब नदियाँ किसी पर्वतीय या पठारी क्षेत्र से निकलती हैं तो वहाँ से बड़े बड़े चट्टानी टुकड़ों को अपने साथ बहाकर नीचे ले आती हैं। ये चट्टानी टुकड़े जब नदियों के साथ में बहते हैं तो धीरे धीरे नदियों की घर्षण शक्ति के द्वारा इन चट्टानी टुकड़ों का आकार छोटा होता चला जाता है। जब ये चट्टानी टुकड़े धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं तो धीरे धीरे नदी के आसपास के क्षेत्रों में क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। यही प्रोसेस अपने पवनों के द्वारा होती है और यही प्रोसेस हिमनद के द्वारा भी होती है। तो जब कोई चट्टान, या अपन ये कहें जब कोई अवसादी चट्टान नदी, पवन, हिमनद या समुद्री लहरों के माध्यम से बनती है तो वो अवसादी चट्टान भौतिक प्रक्रमों द्वारा निर्मित अवसादी चट्टान कहलाती है। दूसरी बात, जब किसी अवसादी चट्टान का निर्माण, या अपन कहें कि विखंडित चूर्ण का जब जमाव अगर किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा हो रहा है या किसी रासायनिक क्रियाओं के द्वारा हो रहा है तो ऐसी स्थिति में जो अवसादी चट्टान बनती है वो क्या कहलाती है? रासायनिक क्रियाओं द्वारा निर्मित अवसादी चट्टान। अपन इसको आगे डिटेल से पढ़ेंगे, जैसे कि अपने डोलोमाइट है, अपने डोलोमाइट के अलावा जो मूंगे की चट्टान है वो अपनी कौन सी क्रियाओं के द्वारा बनती है? रासायनिक क्रियाओं के द्वारा बनती है। तीसरी बात, यहाँ पर जैविक क्रियाओं के द्वारा। जैविक क्रियाओं का मतलब यहाँ पर वनस्पति के अवशेषों से है। जब वनस्पति के अवशेष किसी स्थान पर धीरे धीरे परतों के रूप में जमा होने शुरू हो जाते हैं तो उनके गहन संगठन से जो चट्टान बनती है वो भी चट्टान कौन सी होती है? अवसादी चट्टान होती है। लेकिन इन अवसादी चट्टानों के निर्माण में वनस्पति का योगदान है, अर्थात किसका योगदान है? जैविक क्रियाओं का योगदान है। इस कारण ऐसी अवसादी चट्टान को अपन कहते हैं जैविक क्रियाओं के द्वारा निर्मित अवसादी चट्टान। तो इस प्रकार अवसादी चट्टानों का यहाँ पर वर्गीकरण अपन 3 आधार पर कर सकते हैं। पहला वर्गीकरण होगा भौतिक प्रक्रमों द्वारा निर्मित अवसादी चट्टान, दूसरा होगा रासायनिक क्रियाओं द्वारा निर्मित अवसादी चट्टान, और तीसरा होगा जैविक क्रियाओं द्वारा निर्मित अवसादी चट्टान। तो सबसे पहले अपन भौतिक प्रक्रमों की बात करते हैं। भौतिक प्रक्रमों में मैंने आपको बताया है कि या तो नदियों से बनेंगी, या फिर पवनों से बनेंगी, या फिर हिमनद से बनेंगी। तो यहाँ पर अपन एक एक करके देखते हैं
कि नदियों के द्वारा किस प्रकार के अवसादी चट्टान का निर्माण किया जाता है, पवनों के द्वारा कौन सी अवसादी चट्टानें बनती हैं और हिमनद के द्वारा कौन सी अवसादी चट्टान बनती है। तो सबसे पहले अपन चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर नदी प्रक्रमों के द्वारा निर्मित अवसादी चट्टान, फिर पढ़ेंगे पवनों के द्वारा और फिर पढ़ेंगे हिमनद के द्वारा। तो सबसे पहली बात करते हैं अपन नदियों के द्वारा। जब नदियाँ किसी पर्वतीय क्षेत्र से या किसी उच्च क्षेत्र से निकलकर अपने नीचे मैदानी क्षेत्रों की ओर आती हैं तो नदियाँ अपने साथ बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों को तोड़कर नीचे बहा ले आती हैं। जब नदियों के साथ में ये बड़े बड़े कंकड़ पत्थर टूटकर नीचे की ओर लुढ़क कर आते हैं तो ये कंकड़ पत्थर धीरे धीरे नदियों के मैदानों के अंदर जमा होते चले जाते हैं। अब नदी जो जो आगे बहती चली जाएगी तो नदियों के घर्षण बल के द्वारा इन टुकड़ों का आकार भी धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा। तो ये विभिन्न आकार के जो टुकड़े हैं, ये टुकड़े या अवसाद हैं, सेडिमेंटल पदार्थ हैं। ये अवसाद जिस रूप में जमा होते चले जाते हैं वहाँ पर उसी रूप में अवसादी चट्टान का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार यानी इन टुकड़ों के कणों के आकार के आधार पर या इन सेडिमेंटल पदार्थों के कणों के आकार के आधार पर अपनी ये नदियाँ अपने कोग्लोमरेट, बलुआ पत्थर, सिल्ट, चिक्का, अपने पंख, इस प्रकार की कई अवसादी चट्टानों का निर्माण करती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कोग्लोमरेट अवसादी चट्टान कौन सी होती है। तो जब नदियाँ अपनी 2 mm यानी कि 2 मिलीमीटर या इससे अधिक बड़े आकार के कणों को अपनी किसी स्थान पर ले जाकर धीरे धीरे जमा कर देती हैं तो वहाँ पर एक परतों के रूप में एक नई अवसादी चट्टान तैयार हो जाती है और उस अवसादी चट्टान को अपन क्या कहते हैं, कोग्लोमरेट। अर्थात अवसादी चट्टानों में सबसे बड़े कणों वाली जो अवसादी चट्टान है वो कौन सी है, कोग्लोमरेट है। इसमें कणों का आकार जो कोग्लोमरेट अवसादी चट्टान बनती है ना, इस चट्टान के अंदर प्रत्येक कण का आकार 2 मिलीमीटर या इससे अधिक होता है। बाकी जब आप बलुआ पत्थर, सिल्ट, चिक्का, पंख इनकी चर्चा करेंगे तो इनमें कणों का आकार इससे क्या होगा, छोटा होगा। तो सबसे बड़े कणों के आकार वाली जो अवसादी चट्टान है वो कौन सी होती है, कोग्लोमरेट होती है। इसमें कणों का आकार कितना होता है, 2 मिलीमीटर से अधिक होता है। यहाँ पर ये कोग्लोमरेट चट्टान आपको पिक्चर के माध्यम से दिखाता हूँ। ये जो आपको यहाँ पर चट्टान दिखाई दे रही है ये चट्टान अपनी कौन सी है, कोग्लोमरेट है। इस कोग्लोमरेट के अंदर आप आसानी से देख सकते हो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं। इन सभी कंकड़ पत्थरों का आकार 2 मिलीमीटर या इससे क्या है, ज़्यादा है। 5 मिलीमीटर के भी हो सकते हैं, 10 मिलीमीटर के भी हो सकते हैं, 20 मिलीमीटर के भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बड़े बड़े आकार के कंकड़ पत्थरों के जमाव से जो अवसादी चट्टान बनती है वो अवसादी चट्टान क्या कहलाती है, कोग्लोमरेट अवसादी चट्टान कहलाती है, जिसका निर्माण हमेशा किससे होता है, नदी से होता है। दूसरी अपनी अवसादी चट्टान यहाँ पर जो नदी के द्वारा निर्मित है वो कौन सी है, बलुआ पत्थर है। इस बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान का जो निर्माण है वो 1 मिलीमीटर या इससे छोटे कणों के दबाव से होता है। आपको मैंने बताया कि बड़े कणों के आकार वाली जो अवसादी चट्टान है वो कौन सी है, कोग्लोमरेट है। इससे जो छोटे कण हैं 1 मिलीमीटर या उससे जो छोटे कण हैं उन छोटे कणों के गहन संगठन से जो अवसादी चट्टान बनती है वो अवसादी चट्टान कौन सी है, बलुआ पत्थर है। अपनी इस बलुआ पत्थर के अंदर या अपन ये कहें कि बलुआ पत्थर का निर्माण बालू मिट्टी से होता है जिसमें क्वार्टज खनिज पाया जाता है। तो ये जो बालू मिट्टी है जिसमें कणों का आकार 1 मिलीमीटर या इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इस प्रकार यानी बारीक जो बालू मिट्टी है, इस बालू मिट्टी के गहन संगठन से जो अपनी एक कठोर या एक जो चट्टान बनती है वो चट्टान कौन सी होती है, बलुआ पत्थर होती है। तो इस बलुआ पत्थर को भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपको जो दिखाई दे रही है बलुआ पत्थर चट्टान है। इस चट्टान का निर्माण बालू मिट्टी के गहन संगठन से हुआ है और इसमें जो बालू मिट्टी है उस बालू मिट्टी के कणों का आकार 1 मिलीमीटर या इससे क्या है, कम है। 1 मिलीमीटर या इससे कम आकार के बालू के कणों से, कम आकार के बालू के कणों से जो चट्टान बनती है वो चट्टान कौन सी, अपनी बलुआ पत्थर है। जबकि कोग्लोमरेट है इसमें कणों का आकार
2 मिलीमीटर या इससे क्या है, अधिक है। तो ये बड़े कणों वाली अपने अवसादी चट्टान है और ये छोटे कणों वाली अवसादी चट्टान है। फिर अपन उससे आगे बात करें तो यहाँ पर बलुआ पत्थर के बाद नेक्स्ट चट्टान आप देख सकते हो, कौन सी, सिल्ट। अपनी ये जो सिल्ट अवसादी चट्टान है, इस सिल्ट अवसादी चट्टान में जो कणों का आकार है वो 1/32 मिलीमीटर से 1/256 मिलीमीटर जिन कणों का आकार होता है, अर्थात इससे भी बारीक कण आ गए। तो 1/32 मिलीमीटर से लेकर 1/256 मिलीमीटर जैसे जो बारीक बालू के कण हैं, इन कणों से जो अवसादी चट्टान बनती है, उस अवसादी चट्टान को अपन क्या कहते हैं, सिल्ट कहते हैं। तीसरी अपनी चौथी यहाँ पर अवसादी चट्टान है, कौन सी, चिक्का। चिक्का के अंदर कणों का आकार इससे भी बारीक होता है। चिक्का का निर्माण 1/256 mm के अवसादों से लेकर 1/8192 मिलीमीटर के बीच जो अवसाद जमा होते हैं, अवसादों के संगठन से किसका निर्माण होता है, चिक्का का निर्माण होता है। तो चिक्का के निर्माण में जो कणों का योगदान है, उन कणों का आकार 1/256 मिलीमीटर से लेकर 1/8192 मिलीमीटर के आकार के जो कण हैं, इन कणों के संगठन से अपनी कौन सी चट्टान का निर्माण होता है, चिक्का। जबकि यहाँ पर अपन पंख की बात करें तो पंख का जो निर्माण है वो 1/8192 मिलीमीटर से भी कम आकार के 1/8192 मिलीमीटर से भी कम आकार के जो अत्यंत बारीक कण होते हैं, उनके गहन संगठन से किसका निर्माण होता है, पंख का निर्माण होता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि नदियों के द्वारा निर्मित जो अवसादी चट्टान हैं वो कौन कौन सी हैं। कोग्लोमरेट जो सबसे बड़े कणों वाली अपनी अवसादी चट्टान है, जिसमें कणों का आकार 2 मिलीमीटर या इससे अधिक होता है। दूसरी अपनी बलुआ पत्थर, जिसमें कणों का आकार 1 मिलीमीटर या इससे कम होता है। तीसरी सिल्ट, इसमें और भी बारीक कण हैं, इसमें कणों का आकार 1/32 मिलीमीटर से लेकर 1/256 मिलीमीटर के बीच के अवसाद जब जमा होते हैं तो उनसे कौन सी चट्टान का निर्माण होता है, सिल्ट का। चिक्का की बात करें तो चिक्का के निर्माण में जो अवसाद हैं, उन अवसादों का आकार 1/256 मिलीमीटर से लेकर 1/8192 मिलीमीटर के बीच में होता है। और इससे भी जो बारीक कण हैं, उनकी वजह से किसका निर्माण होता है, पंख का निर्माण होता है। अब देखिएगा यहाँ पर एक अपने साधारण एग्जाम्पल के तहत बात करें तो आपने अपने घरों के अंदर भी देखा होगा, जब बारिश तेज़ होती है तो छत से पानी नाले के माध्यम से नीचे आता है। तो जब पानी छत से नाले के माध्यम से नीचे आता है तो छत के ऊपर अपने छोटे बड़े सभी प्रकार के अवसाद या टुकड़े जमा रहते हैं। ये अवसाद या टुकड़े अपने वर्षा जल के साथ घुलकर नाले के माध्यम से नीचे आते हैं। जब नीचे आते हैं तो सबसे पहले नाले के पास बड़े बड़े आकार के जो टुकड़े होते हैं वो जमा हो जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जब ये पानी आगे चलता है तो कुछ टुकड़े पानी के साथ घर्षण करते हुए वो छोटा आकार प्राप्त कर लेते हैं और ये छोटे आकार के कण और आगे जमा हो जाते हैं। उससे भी आगे चलते हैं तो और छोटे आकार के कण जमा हो जाते हैं। उससे भी आगे चलते हैं तो और छोटे आकार के कण जमा हो जाते हैं। तो इस प्रकार इन जो चट्टानों का निर्माण है वो नदियों के जल के घर्षण के द्वारा जो टुकड़े हैं वो धीरे धीरे छोटे आकार के होते चले जाते हैं और जिस आकार के टुकड़ों से जो चट्टान बनेगी उसके आधार पर वहाँ पर एक नई प्रकार की अवसादी चट्टान बन जाएगी। जैसे कि बड़े कणों वाली कोग्लोमरेट, 1 mm या इससे छोटे अपने आकार के जो अवसाद है उनसे बलुआ पत्थर, 1/32 mm से लेकर 1/256 mm के बीच के जो अवसाद हैं उनसे सिल्ट, 1/256 mm से लेकर 1/8192 mm के जो अवसाद हैं उनसे चिक्का का निर्माण होगा और 1/8192 mm से जो कम आकार के अवसाद हैं उनसे किसका निर्माण होता है, पंख का निर्माण होता है।
अब देखो यहां पर इसमें एक दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखने लायक है वो बात क्या है। जब सिल्ट और चिका, कौन सी दो चट्टानें, सिल्ट और चिका, जब इन दोनों चट्टानों का गहनता के साथ संगठन होता है, जब कौन सी चट्टानें, सिल्ट और चिका, इनका गहनता के साथ संगठन होता है तो वहां पर एक नई चट्टान बनती है और उस नई चट्टान का नाम क्या होता है, सेल होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई दफ़ा पूछा जा सकता है कि सेल चट्टान किससे बनती है। तो आपको ध्यान में रखना है ये सेल नहीं है, एक अवसादी चट्टान है ये सेल, और इस सेल चट्टान का निर्माण सिल्ट प्लस चिका, अर्थात सिल्ट और चिका के गहन संगठन से कौन सी चट्टान बनती है, सेल। ये सेल वह चट्टान है। अब देखो यहां पर एक बार, सिल्ट चट्टान का निर्माण कितने बारीक कणों से होता है, 1/32 mm से लेकर 1/256 mm आकार के जो अवसाद होते हैं, अत्यंत बारीक अवसाद हो गए, उनसे होता है। जबकि चिका की बात करें तो चिका में अवसाद 1/256 से लेकर 1/8192 mm के बीच में है। तो इतने बारीक अवसादों से अगर कोई चट्टान बनेगी, इतने बारीक अवसाद धीरे धीरे अपने दबाव के कारण या गहन रूप से जब संगठित हो जाएंगे तो क्या उन अवसादों के बीच में क्या कोई खाली स्थान या रिक्त स्थान रह पाएगा, क्या नहीं रह पाएगा। इस कारण अपन कहते हैं कि सेल एक वह अवसादी चट्टान है जिसमें जल का आसानी से प्रवेश नहीं हो सकता। इस कारण अपन कहते हैं कि यह एक अप्रवेश्य चट्टान है। जल की दृष्टि से इस चट्टान में जल का प्रवेश नहीं हो पाता। यही कारण है कि भूगर्भ में जो खनिज तेल के भंडार हैं वो अपनी कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं, सेल चट्टानों में पाए जाते हैं, क्योंकि सेल चट्टानें अपनी अप्रवेश होती हैं, इनसे जल का रिसाव नीचे नहीं हो पाता, क्योंकि इसका निर्माण ही अत्यंत बारीक कणों से होता है। अत्यंत बारीक कण जब अपने धीरे धीरे गहन रूप से संगठित हो जाएंगे तो उसमें ज़्यादा छिद्र नहीं रह पाएंगे, जिसके कारण जल का रिसाव नीचे नहीं रह पाता। इसी वजह से अपने जो खनिज तेल के भंडार हैं वो आपको कौन सी चट्टानों में देखने को मिलते हैं, सेल चट्टानों में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि वह अवसादी चट्टान जिसमें जल का प्रवेश नहीं हो पाता, तो वह अवसादी चट्टान कौन सी है, सेल। बाकी आपने अवसादी चट्टानों में पढ़ा है कि इन चट्टानों में जोड़ या संधियां होती हैं जिसके कारण जल का आसानी से क्या हो जाता है, प्रवेश हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पर आपको रासायनिक अपक्षय का प्रभाव भी देखने को मिलता है, जबकि सेल एकमात्र ऐसी चट्टान है जिसमें जल का प्रवेश आसानी से नहीं हो पाता। इसके बाद अपन नेक्स्ट पे चलते हैं, पवन प्रक्रमों के द्वारा निर्मित अवसादी चट्टान कौन सी है। तो पवनों के द्वारा आपने ग्रीष्म काल में देखा होगा कि जब तेज आंधियां चलती हैं तो किसी दूसरे स्थान से पवनें अपनी एक नई प्रकार की मिट्टी को लाकर किसी तीसरे स्थान पर धीरे धीरे क्या कर देती है, जमा कर देती है। तो इस प्रकार जब पवनें किसी दूसरे स्थान से मिट्टी को लाकर किसी अलग स्थान पर विस्तृत रूप में उस मिट्टी का या उन अवसादों का जमाव कर देती हैं, तो वहां पर जो चट्टान बनती है उस चट्टान को अपन कहते हैं लोएस। क्या कहते हैं, लोएस। तो ध्यान में रखना, लोएस भी एक अवसादी चट्टान है जिसका निर्माण हमेशा किन से होता है, पवनों से होता है। इस लोएस को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इस लोएस को अमेरिका में अपन क्या कहते हैं, एबोर्ड कहते हैं। ध्यान में रखना, ये जो एबोर्ड नाम है ये कहाँ का नाम है, अमेरिका का। अमेरिका में लोएस के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, एबोर्ड कहा जाता है। एक यहाँ पर एरेंसियस, एरेंसियस भी किसको कहते हैं, लोएस को। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लोएस, एबोर्ड या एरेंसियस अवसादी चट्टान का निर्माण किन से होता है, तो पवनों से होता है। तीसरी अपने डायनामिक पावर यानी गतिशील शक्ति है कौन सी, हिमनद। ये भी एक भौतिक या यांत्रिक शक्ति है, और इस हिमनद के द्वारा जो अवसादी चट्टान बनती है वो चट्टान कौन सी होती है, टिल होती है। टिल अवसादी चट्टान कौन सी होती है, जब उच्च क्षेत्रों से ग्लेशियर यानी कि हिमनद धीरे धीरे नीचे की ओर लुढ़क कर आते हैं तो ग्लेशियर के साथ साथ में अपने कई
चट्टानों के टुकड़े लगातार उसके साथ प्रवाहित होते रहते हैं। तो जब ये ग्लेशियर पर्वतपदीय क्षेत्रों में आते हैं या किसी पर्वत घाटी के क्षेत्र में आते हैं, तो उस पर्वतपदीय क्षेत्र या पर्वत घाटियों में अपने हिमनद के द्वारा जो बहाकर कंकड़ पत्थर लाए जाते हैं, ये कंकड़ पत्थर वहाँ पर टिल्लों के आकार में पर्वत घाटियों के अंदर या फिर पर्वतपदीय क्षेत्रों में टिल्लों के आकार में ये अवसाद यानी कंकड़ पत्थर वहाँ पर क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। इस प्रकार इनका एक टिल्ला सा बन जाता है कंकड़ पत्थरों का, और इन कंकड़ पत्थरों का ये जो टिल्ला बनता है, इस टिल्ले को ही अपन क्या बोलते हैं, टिल चट्टान कहते हैं। तो टिल चट्टान का निर्माण किन से होता है, हिमनद से होता है। लोएस एबोर्ड या एरेंशियस चट्टान का निर्माण किससे होता है, पवन से होता है। अपन कोग्लोमरेट, बलुआ पत्थर, सिल्ट, चिक्का, पंख या सेल, इन चट्टानों का निर्माण किससे होता है, नदी प्रकर्मों से होता है। तो इस प्रकार अपन अवसादी चट्टानों का जो 3 प्रकार का आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि अवसादी चट्टानों का निर्माण भौतिक प्रकर्मों से भी होता है, रासायनिक प्रकर्मों से भी होता है और जैविक प्रकर्मों से भी होता है। तो उसमें भौतिक प्रकर्मों में आपको ये 3 महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने हैं कि नदियों के द्वारा निर्मित अवसादी चट्टान कौन सी है, पवनों के द्वारा निर्मित कौन सी है और हिमनद के द्वारा निर्मित कौन सी है। अब अपन नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं कि रासायनिक प्रकर्मों के द्वारा निर्मित अवसादी चट्टानें कौन सी हैं। तो यहाँ पर ये देखो, रासायनिक प्रक्रम या रासायनिक क्रियाएं। अब बात यहाँ पर ये करेंगे कि रासायनिक क्रियाओं से अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। जब द्रातल पर नदियों के जल में कौन सी गैस मिल जाए, CO2। तो जब द्रातलीय सतह पर स्थित जल में CO2 गैस मिल जाती है तो वह जल ज़्यादा घुलनशील बन जाता है, और यह ज़्यादा घुलनशील जल जो कि CO2 युक्त जल होता है, यह CO2 युक्त जल जब द्रातलीय सतह की चट्टानों से होकर गुजरता है तो उस समय चट्टानों में जो कैल्शियम है, चट्टानों में कौन सा खनिज, कैल्शियम खनिज है, यह कैल्शियम खनिज अपने CO2 के साथ क्रिया कर लेता है। और जब ये कैल्शियम खनिज CO2 के साथ क्रिया करता है तो वहाँ पर अपने कैल्शियम बाई कार्बोनेट का निर्माण होता है, CaCO3, अर्थात कैल्शियम बाई कार्बोनेट का निर्माण होता है। अर्थात जब वर्षा का सतही जल जब नदियों के रूप में धरातल से प्रवाहित होता है तो वायुमंडल के निचले हिस्से में CO2 की मात्रा अधिक है, तो CO2 जल के साथ में घुल जाती है, और जब ये CO2 जल के साथ घुलती है तो जल ज़्यादा घुलनशील बन जाता है। और यह ज़्यादा घुलनशील जल जो कि एक CO2 युक्त जल है, यह जल जब धरातलीय सतह पर नदियों के रूप में प्रवाहित होता है तो उस समय जो धरातलीय सतह पर चट्टानें हैं, उन चट्टानों से कैल्शियम अलग हो जाता है, घुलनशील है, कैल्शियम भी घुलनशील है, तो ये ज़्यादा घुलनशील जल अपने कैल्शियम को अपने अंदर घोल लेता है, और अपने अंदर घोलने के बाद यह कैल्शियम CO2 के साथ में क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है। और जब इस कैल्शियम की CO2 के साथ क्रिया होती है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। यह कैल्शियम बाइकार्बोनेट उन नदियों के जल के द्वारा अपने समुद्र तक पहुंचा दिया जाता है, अर्थात नदियों के जल के द्वारा यह कैल्शियम बाइकार्बोनेट कहाँ चला जाता है, समुद्र में चला जाता है। और समुद्र में जाने के बाद समुद्र में कई छोटे छोटे जीव जंतु या वनस्पति होते हैं, जैसे कि अपने समुद्र में एक अलगी वनस्पति होती है। कौन सी वनस्पति, अलगी, ये वनस्पति पाई जाती है। प्लस अपने परवाल पोलिप्स, ये अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं। तो इन परवाल पोलिप्स या अलगी वनस्पति, इनके द्वारा इस कैल्शियम बाइकार्बोनेट को भोजन के स्वरूप ग्रहण कर लिया जाता है, अर्थात ये वनस्पति और ये जीव इस कैल्शियम बाइकार्बोनेट को भोजन के स्वरूप या भोजन के रूप में ग्रहण कर अपने शरीर में उतार लेते हैं। अब जब इस वनस्पति या इन जीवों का विघटन होता है, जब ये मर जाते हैं तो
इनके शरीर में अस्थि पंजर के निर्माण में जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का योगदान रहा है, यह कैल्शियम बाइकार्बोनेट इनके शरीर से बाहर निकलकर धीरे धीरे समुद्र की तली में जमा होता चला जाता है। और जब ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट धीरे धीरे समुद्र की तली में जमा होता है तो वहाँ पर एक नई अवसादी चट्टान का परतों के रूप में निर्माण हो जाता है। ऐसी अवसादी चट्टान रासायनिक क्रियाओं के द्वारा निर्मित अवसादी चट्टान कहलाती है, क्योंकि इसमें देखो केमिकल रिएक्शन हुई है। केमिकल रिएक्शन कैसे हुई है? सबसे पहले नदियों के जल के अंदर क्या घुला? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड घुली। फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव से धरातलीय सतह की चट्टानों से कैल्शियम अलग हुआ। फिर इस कैल्शियम ने CO2 के साथ क्रिया की। क्रिया करने के कारण क्या बना? कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना। यह कैल्शियम बाइकार्बोनेट नदियों के जल के द्वारा समुद्र तक पहुंचाया जाता है। फिर समुद्र में उपस्थित अपने वनस्पति और जीव इनको भोजन के रूप में अपने शरीर में ग्रहण कर लेते हैं। इनके अस्थिपंजर का निर्माण होता है और फिर जब ये मर जाते हैं तो इनके शरीर से ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बाहर निकलकर धीरे धीरे अपने वहाँ पर तली में जमा होता चला जाता है परतों के रूप में, और इससे वहाँ पर एक नई अवसादी चट्टान बन जाती है। ऐसी अवसादी चट्टान को अपन मूंगे की चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? मूंगे की चट्टान या प्रवाल चट्टानें। आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड प्रांत के उत्तर पूर्व में एक ग्रेट बैरियर रीफ एक बहुत बड़ी चट्टान है, जो कि इस प्रकार मूंगे की चट्टानों से निर्मित विश्व की सबसे बड़ी चट्टान है, जिसको अपन कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि प्रशांत महासागर में क्वींसलैंड प्रांत के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसी प्रकार केमिकल रिएक्शन से डोलोमाइट का निर्माण होता है, इसी प्रकार जिप्सम का निर्माण होता है, और इसी प्रकार सेल्जरी चट्टानों का निर्माण होता है। तो आपको केवल यहाँ पर ये याद रखना है कि रासायनिक क्रियाओं के द्वारा निर्मित अवसादी चट्टानें कौन कौन सी हैं। तो आप यहाँ पर बताओगे कि रासायनिक क्रिया से निर्मित अवसादी चट्टान एक मूंगे की चट्टान, एक डोलोमाइट, एक जिप्सम और एक सेल्जरी चट्टान। इनका निर्माण किसी न किसी अपने केमिकल रिएक्शन के द्वारा होता है। फिर अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि समुद्र की तली के अंदर मूंगे की जो चट्टान है उसका दृश्य कैसा होता है। इसी प्रकार ये डोलोमाइट चट्टान है, जिसका निर्माण कैल्शियम के जमाव से ही होता है। फिर अवसादी चट्टानों का तीसरा जो अपने वर्गीकरण है वह है जैविक प्रक्रमों के द्वारा निर्मित अवसादी चट्टान। तो जैविक क्रियाओं के द्वारा 3 प्रकार से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। 3 प्रकार से कैसे? यानी कि जिसमें आपने देखा था अलगी वनस्पति है, इसके अलावा प्रवाल पोलिप्स जीव है, तो वो दोनों क्या है? जीव है, जीव है ना। तो इस प्रकार जैविक क्रियाओं से भी किसका निर्माण होता है? अवसादी चट्टानों का। यदि इन जैविक क्रियाओं के द्वारा, चाहे जीवों के द्वारा चाहे वनस्पति के द्वारा, यदि इन जैविक पदार्थों के द्वारा या इन जैविक क्रियाओं के द्वारा अपनी किसी चट्टान में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है तो ऐसी चट्टानों को अपन कहते हैं चूना प्रधान चट्टान। जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होगी उसको अपन कहेंगे सिलिका प्रधान चट्टान। और ऐसी चट्टान जिसका निर्माण वनस्पतियों के अवशेषों के जमा व संगठित होने से होता है, अर्थात जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है, वो चट्टान कौन सी होती है? कार्बन प्रधान चट्टान होती है। तो अपन जब चूना प्रधान चट्टानों की बात करें तो चूना प्रधान चट्टानों में आप देख सकते हो, एक तो आपकी कौन सी? चूना पत्थर, और दूसरी आपकी कौन सी? खड़िया। ये दोनों चूना प्रधान चट्टान हैं। इन चट्टानों में कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। दूसरी सिलिका प्रधान चट्टान। सिलिका प्रधान चट्टान, इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। जब समुद्री शैवालों के द्वारा अपने इस सिलिका को, जिसके अत्यंत छोटे कण होते हैं, अत्यंत छोटे कण कौन से? पंख, जिसमें आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जिसमें अवसादों का आकार, अवसादों के कणों का आकार 1/8192 मिलीमीटर से भी कम होता है। 1/8192 मिलीमीटर से भी कम आकार के जो अवसाद होते हैं, इस प्रकार के अवसादों के जमाव से जो चट्टान बनती है वो चट्टान कौन सी कहलाती है? सिलिका प्रधान चट्टान। लेकिन इनका जमाव किसके द्वारा होना चाहिए? समुद्री शैवालों के द्वारा। तो जब ये समुद्री शैवाल अपने सिलिका का जमाव समुद्री तल पर
या समुद्र के किनारों पर वहाँ पर अत्यंत बारीक रूप में कर देते हैं तो उनके गहन संगठन से जो चट्टान बनती है वो चट्टानें कौन सी होती हैं? सिलिका प्रधान चट्टान होती हैं। और इसका उदाहरण एग्जाम में कई दफ़ा पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ये स्पेशली याद रखना है। रेडियो, लेरियो और डायटम जो चट्टान है वो किस प्रकार की चट्टान है? सिलिका प्रधान चट्टान है। कौन सी? रेडियो, लेरियो तथा डायटम, ये दोनों ही चट्टान सिलिका प्रधान चट्टान है, जिनका निर्माण किन से होता है? समुद्री शैवालों से होता है। क्लियर बात? फिर है कार्बन प्रधान चट्टान, जिसमें किसकी मात्रा होती है? कार्बन की। और कार्बन अपन को किससे मिलेगा? वनस्पतियों से मिलेगा। तो जब वनस्पतियों के अवशेषों के जमा और संगठित होने से जो अवसादी चट्टान बनती है वो अवसादी चट्टान कौन सी कहलाती है? कार्बन प्रधान अवसादी चट्टान कहलाती है। इसके उदाहरण की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर ये उदाहरण है सीम चट्टान या सीम परत। ये जो सीम चट्टान है, इस सीम चट्टान में कार्बन 4 रूपों में होता है, अर्थात कोयले की ये जो परत है, सीम परत कोयले की परत है जिसमें कार्बन की मात्रा होती है। इसमें ये कोयला पेट के रूप में रहता है, पेट के रूप में रहता है, लिग्नाइट के रूप में रहता है, लिग्नाइट, बिटुमिन्स के रूप में रहता है, बिटुमिन्स के रूप में रहता है और एंथ्रेसाइट के रूप में रहता है, एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट। तो कोयले के 4 अपरूप आपने पढ़े हैं। सबसे घटिया कोयला होता है कौन सा? पीट, उसके बाद लिग्नाइट, फिर अच्छा होता है बिटुमिन्स और सबसे अच्छा कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट। तो जब इस कार्बन कहाँ से मिलता है? वनस्पतियों से। जब ये वनस्पतियाँ धरातल के नीचे अधिक दबाव के कारण दब जाती हैं तो इस दबाव से सबसे पहले पीट से लिग्नाइट से बिटुमिन्स और बिटुमिन से एंथ्रेसाइट का निर्माण होता है। और इन चारों की संयुक्त परत को पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स और एंथ्रेसाइट, इनकी संयुक्त परत को अपन क्या कहते हैं? सीम परत कहते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि जैविक क्रियाओं के द्वारा निर्मित अवसादी चट्टान कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी? एक तो चूना प्रधान चट्टान, जिसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, चूना पत्थर और खड़िया, जिसको अपन चौक भी कहते हैं। एक सिलिका प्रधान चट्टान, जिसमें आपको 2 नाम याद रखने हैं उदाहरण में, रेडियोलेरिया और डायटम चट्टान। और तीसरी कार्बन प्रधान चट्टान, जिसमें आप कह सकते हो सीम परत या सीम चट्टान। सीम चट्टान 4 चट्टानों के, या अपन ये कहें कि कोयले के ये जो 4 अपरूप होते हैं, इनकी संयुक्त परत को ही अपन क्या कहते हैं? सीम। कोयले के ये 4 अपरूप कौन कौन से हैं? पीट, दूसरा लिग्नाइट, तीसरा बिटुमिन्स और चौथा कौन सा? एंथ्रेसाइट। तो इस प्रकार अपन अवसादी चट्टानों का ये वर्गीकरण 3 आधार पर पढ़ सकते हैं। 3 आधार पर आपने पढ़ा कौन कौन सा? सबसे पहले भौतिक या यांत्रिक प्रक्रमों के द्वारा निर्मित अवसादी चट्टान, भौतिक या यांत्रिक प्रक्रमों के द्वारा निर्मित अवसादी चट्टान, दूसरा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, और तीसरा जैविक क्रियाओं के द्वारा निर्मित अवसादी चट्टान। अब अपन चर्चा करते हैं चट्टानों के तीसरे रूप के ऊपर, और चट्टानों का तीसरा रूप अपना है कायांतरित चट्टान। कौन सा चट्टान? कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। जैसा कि देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, कायांतरित अर्थात काया में बदलाव। कायांतरित का मतलब काया में बदलाव, रूप में बदलाव, अर्थात अधिक ताप व दाब के कारण, अधिक ताप व दाब के कारण ये तीसरी चट्टान है। आपने पढ़ा पहली चट्टान, सबसे मौलिक चट्टान कौन सी होती है? आग्नेय। आग्नेय चट्टानों की विखंडित चूर्ण या अवसाद से ही अवसादी चट्टान बनती है, जो कि दूसरी चट्टान है। आग्नेय और अवसादी चट्टानों के बनने पर अपनी ये चट्टान बनती है कौन सी? कायांतरित या रूपांतरित। इसमें काया में या उनके रूप में ही बदलाव हो जाता है। ये काया या रूप में बदलाव आग्नेय चट्टानों का भी हो सकता है और अवसादी चट्टानों का भी हो सकता है। कैसे? अपने मान लीजिए नीचे यहां पर यह आपकी कोई एक आग्नेय चट्टान है, यह आपकी ग्रेनाइट हो सकती है, बेसाल्ट हो सकती है, कैसी भी आग्नेय चट्टान है।
इस आग्नेय चट्टान के ऊपर धीरे धीरे अवसादों का यहाँ पर जमा होता चला गया। धीरे धीरे यहाँ पर अवसाद जमा हो गए। अब अवसाद जमा होने से यह अवसाद धीरे धीरे इसके ऊपर जमा होते चलेगी। अब अवसाद इसके ऊपर जमा होने से यह आग्नेय चट्टान अब भूगर्भ में अंदर चली गई, धरातलीय सतह से गहराई में चली गई। गहराई में जाने के पर अपने इन चट्टान पर या इस आग्नेय चट्टान पर जो ऊपर अवसाद जमा हुए हैं, इन अवसादों का धीरे धीरे यहाँ पर दबाव लगना शुरू हो जाएगा। अब जो ये चट्टान नीचे भूगर्भ के अंदर गई तो इस आग्नेय चट्टान में कई प्रकार के खनिज पदार्थ हैं। ये खनिज पदार्थ ऊपर के दबाव के कारण धीरे धीरे टूटने लग जाएंगे। अब जब ये खनिज पदार्थ टूटेंगे तो इन खनिज पदार्थों के अंदर जो ऊष्मा वो बाहर निकलेगी, जिसके कारण यहाँ पर ताप अधिक जनरेट हो जाएगा। जब यहाँ पर ताप अधिक जनरेट होगा तो उस स्थिति में अधिक ताप और दाब के कारण नीचे की ये आपकी आग्नेय चट्टान या हो सकती है अवसादी चट्टान का ये हिस्सा भी बदल सकता है। तो नीचे की आग्नेय चट्टान या नीचे की अवसादी चट्टानें उनके रूप में बदलाव हो जाता है और उनके रूप या काया में बदलाव होकर एक नई प्रकार की चट्टान यहां पर बन जाती है और उस चट्टान को अपन क्या कहते हैं, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहते हैं। तो नाम से पता चल रहा है कि काया में बदलाव या रूप में बदलाव, और यह बदलाव किसके कारण होता है, अधिक ताप व अधिक दाब के कारण। और यह बदलाव आग्नेय चट्टानों में भी हो सकता है और अवसादी चट्टानों में भी हो सकता है। यदि कोई आग्नेय चट्टान, अगर किसी आग्नेय चट्टान के रूप में बदलाव हो गया और वह कायांतरित रूप में बदल गई तो ऐसी अपने परिवर्तित चट्टान को अपन कहेंगे प्री आग्नेय रूपांतरित चट्टान। यदि कोई अवसादी चट्टान में रूपांतरण हुआ है तब अपन उसको कहेंगे प्री अवसादी कायांतरित चट्टान। तो ये अपने दोनों प्रकार के हैं और यहाँ से एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये तो नॉर्मली बात है, सभी को पता है कि कायांतरित या रूपांतरित चट्टान का निर्माण अधिक ताप व दाब के कारण होता है। लेकिन यहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन उदाहरण का पूछा जाता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आग्नेय चट्टान का रूपांतरण कौन सा है, अवसादी चट्टान का रूपांतरण कौन सा है। और कई बार क्या होता है कि जब रूपांतरित चट्टान है उसके ऊपर भी अगर अधिक ताप और दाब लगता है तो रूपांतरित चट्टान है उसका भी पुनः रूपांतरण हो जाता है, उसका भी रंग रूप बदल जाता है और एक नई चट्टान बन जाती है। उसको अपन कहते हैं कायांतरण का पुनः कायांतरण होना। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि आग्नेय चट्टानों का रूपांतरित रूप कौन सा है, अर्थात जब आग्नेय चट्टानों के ऊपर अधिक ताप व दाब लगता है तो उसकी वजह से कौन सी रूपांतरित चट्टान बनती है। तो इसमें देखो सबसे पहले अपन चर्चा करें ग्रेनाइट की। तो ग्रेनाइट चट्टान के ऊपर जब अधिक ताप व दाब लगता है तो ये ग्रेनाइट चट्टान किस में परिवर्तित होती है, नीश में परिवर्तित होती है। इसी प्रकार जब अपन बेसाल्ट की बात करें तो बेसाल्ट चट्टान के ऊपर जब अधिक ताप व दाब लगता है तो ये बेसाल्ट चट्टान एम्फीबोलाइट में परिवर्तित होती है। कौन सी चट्टान में, एम्फीबोलाइट, ये इसका रूपांतरण है। जबकि अपन गेब्रो की बात करें तो गेब्रो चट्टान के ऊपर जब अधिक ताप व दाब लगता है तो ये सर्पेटाइन में परिवर्तित होती है। कौन सी चट्टान में, सर्पेटाइन में। ये एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट और गेब्रो तीनों कौन सी चट्टान है, आग्नेय चट्टान। आपने आग्नेय चट्टानों की वीडियो में पढ़ा था कि ग्रेनाइट ये एक आंतरिक आग्नेय चट्टान है, बेसाल्ट, गेब्रो ये बाह्य आग्नेय चट्टान है ना। तो इन आग्नेय चट्टानों का ये रूपांतरित रूप है और आग्नेय चट्टानों का जो रूपांतरित रूप होता है उसको अपन कहते हैं प्री आग्नेय रूपांतरित चट्टान। ये प्री आग्नेय रूपांतरित चट्टान है क्योंकि इनका निर्माण किनसे हुआ है, आग्नेय चट्टानों से हुआ है। इस कारण इनको प्री आग्नेय रूपांतरित चट्टान कहते हैं। तो ध्यान में रखना, ग्रेनाइट का रूपांतरण क्या है, नीस, बेसाल्ट का रूपांतरण क्या है, एम्फीबोलाइट, और गेब्रो का रूपांतरण क्या है, सर्पेटाइन।
फिर अपन देखते हैं कि अवसादी चट्टानों का रूपांतरण कौन सा है। यहाँ पर ये देख सकते हो, चूना पत्थर अभी आपने पढ़ा है अवसादी चट्टान, चूना पत्थर अवसादी चट्टान है, डोलोमाइट अवसादी चट्टान है, कोयला जो कि सीम परत में मिलता है ये भी एक अवसादी चट्टान है, सेल आपने पढ़ा कि आपने चिक्का और सिल्ट के गहन संगठन से किसका निर्माण होता है, सेल का, और बालू का पत्थर या बलुआ पत्थर, ये सारी की सारी कौन सी चट्टान है, अवसादी चट्टान है। यदि इन अवसादी चट्टानों का रूपांतरण होता है तो ऐसी रूपांतरित चट्टानों को अपन कहते हैं परी अवसादी रूपांतरित चट्टान। ये होगी आपकी परी अवसादी रूपांतरित चट्टान। और आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण है तो परी आग्नेय अवसादी रूपांतरित चट्टान। तो यहां पर देखो, जब चुन्ने पत्थर पर अधिक ताप और दाब लगता है तो चुन्ना पत्थर है वो किस में बदल जाता है, संगमरमर में बदल जाता है। तो चुन्ने पत्थर और डोलोमाइट, ध्यान में रखना, चुन्ना पत्थर और डोलोमाइट इन दोनों का ही रूपांतरित रूप कौन सा है, संगमरमर है। फिर अपना कोयला, कोयले का जो रूपांतरित रूप है वो कौन सा है, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट है ये लास्ट में किस में बदल जाता है, हीरा में। ग्रेफाइट किस में बदलता है, हीरा के अंदर। फिर सेल जिसका निर्माण किससे होता है, चिक्का व सिल्ट से होता है। ये दोनों भी अवसादी चट्टान है, चिक्का और सिल्ट। तो चिक्का और सिल्ट के गहन संगठन से कौन सी चट्टानों बनती है, सेल, जिसमें खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं। आप कह सकते हो जो पेट्रोलियम पदार्थ है ना, अपन कहते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों के भंडार अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। वो कौन सी अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं, सेल चट्टान में पाए जाते हैं। तो सेल का जो रूपांतरित रूप है वो कौन सा है, स्लेट। सेल किस में बदलती है, स्लेट में बदलती है। फिर बालू का पत्थर या बलुआ पत्थर जो है वो अपनी किस में बदलता है, क्वार्टरजाइट में बदलता है। तो इस प्रकार अवसादी चट्टानों का ये रूपांतरित रूप आपको याद रखना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, चूना पत्थर और डोलोमाइट दोनों किस में बदलते हैं, संगमरमर में। कोयला है इसका रूपांतरण कौन सा है, ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट का रूपांतरण कौन सा है, हीरा। फिर सेल की बात करें जिसका निर्माण चिक्का और सिल्ट अवसादी चट्टानों के गहन संगठन से होता है, जिसमें खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं। ये एक अपरिवेशी चट्टान है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। इस सेल का रूपांतरित रूप कौन सा है, स्लेट। और जो बलुआ पत्थर है उसका रूपांतरित रूप कौन सा है, क्वार्टरजाइट। अब अपन यहां पर देखते हैं कि रूपांतरित चट्टानों का पुनः रूपांतरण कौन सा है। कई बार जब आग्नेय या अवसादी चट्टान जब रूपांतरित रूप प्राप्त कर लेती हैं, या अपन कहें कि आग्नेय या अवसादी चट्टानों का जब रूपांतरण हो जाता है तो उसके बाद भी अगर अधिक ताप और दाब लगता है तो कई रूपांतरित चट्टान भी पुनः रूपांतरित हो जाती है। तो वो चट्टानें कौन सी हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले देखो यहाँ पर स्लेट, अभी आपने पढ़ा है स्लेट, ये एक कैसी है, रूपांतरित चट्टान है। और इस स्लेट का निर्माण किससे हो रहा है, सेल से हो रहा है। तो ये स्लेट जो चट्टान है जिसका निर्माण किससे हो रहा है, सेल से हो रहा है। इसका निर्माण सेल से हुआ है। तो ये सेल चट्टान अपनी किस में परिवर्तित होती है, फाइलाइट में परिवर्तित होती है। किस में परिवर्तित होती है, फाइलाइट। ये फाइलाइट में परिवर्तित हो जाती है। फिर अब हम फाइलाइट की बात करें तो फाइलाइट है ये शिस्ट में परिवर्तित होता है। ये पुनर्रूपांतरण का पुनर्रूपांतरण हो गया। और स्लेट है ये डायरेक्ट भी शिस्ट में परिवर्तित हो सकता है। तो ये आपको रूपांतरित चट्टानों का पुनर्रूपांतरण भी ध्यान में रखना है। स्लेट जिसका निर्माण कौन सी चट्टान से होता है, सेल अवसादी चट्टान से होता है। तो ये स्लेट इसका पुनर्रूपांतरण रूप कौन सा है, फाइलाइट। फिर ये फाइलाइट बदल जाता है किस में, शिस्ट में। और कई बार स्लेट डायरेक्ट भी किस में बदल जाती है, शिस्ट में बदल जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों आपने ये जो चट्टान का टॉपिक था इसको आपने बड़े ही ध्यान से पढ़ा है कि चट्टानों के तीनों रूप, चाहे वो आग्नेय हो, अवसादी हो और चाहे कायांतरित हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।